आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हाई प्रोफाइल सीट काशी की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। प्रियंका गांधी की जगह अजय राय के मैदान में उतरने से माना जा रहा था कि पीएम मोदी को वॉकओवर दे दिया गया है, लेकिन अब यहां लड़ाई मजीद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने साबिक बीएसएफ जवान तेज बहादुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसे पीएम मोदी को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने बनारस में अपने उम्मीदवार शालिनी यादव को हटाकर तेज बहादुर को मैदान में उतारा है। तेज बहादुर पहले पीएम मोदी के खिलाफ आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। एसपी बीएसपी इत्तेहाद के अलावा लेफ्ट और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों का सपोर्ट तेज बहादुर को मिला है। खैर, अब बनारस की सियासी जंग बहुत दिलचस्प हो गई है। अब फौज के नाम पर सियासत करने वाले पीएम के सामने असली जवान मैदान में है। यहां यह तो साफ है कि बनारस में मोदी को शिकस्त देना जुए शीर लाने के बराबर है, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हम यह खास रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद इसी इशू पर तफसील से बात करेंगे। मुल्क की सबसे अहम सीट यानी वाराणसी सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने पीएम मोदी को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने बनारस में अपनी उम्मीदवार शालिनी यादव को हटाकर बीएसएफ के साबिक जवान तेज बहादुर को मैदान में उतारा है। तेज बहादुर पहले पीएम मोदी के खिलाफ आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, लेकिन नामजदगी के आखिरी दिन तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पर्चा दाखिल किया। एसपी बीएसपी आरएलडी इत्तेहाद ने इन्हें बाजाब्ता तौर पर इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिया है। पीर के रोज समाजवादी पार्टी के रियासती तर्जुमान मनोज राय तेज बहादुर को लेकर नामजदगी के लिए पहुंचे और मीडिया को इस बात की जानकारी दी। तेज बहादुर यादव ने यहां से बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे तेज बहादुर को कई पार्टियों की हिमायत मिल रही है। तेज बहादुर यादव गुज़िश्ता कई दिनों से पीएम मोदी के खिलाफ जोरदार तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि ये लड़ाई असली चौकीदार और नकली चौकीदार के दरमियान है। वक्त है कि तेज बहादुर यादव बीएसएफ में रहकर मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले वो फौज में खराब खाना मिलने की शिकायत पर मौजूए बहस बने थे। उन्होंने खाने का वीडियो भी जारी किया था। इसके कुछ दिनों बाद इन्हें फौज से बर्खास्त कर दिया गया था। इनका इल्जाम है कि उन्होंने खराब खाने की शिकायत की थी, इसलिए इन्हें निकाला गया है। खाने की शिकायत वाला उनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। एसपी बीएसपी इत्तेहाद के अलावा लेफ्ट और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों का सपोर्ट तेज बहादुर को मिला है। खैर, अब बनारस की सियासी जंग बहुत दिलचस्प हो गई है। अब फौज के नाम पर सियासत करने वाले पीएम के सामने असली जवान मैदान में है। यहां तो ये तय है कि बनारस में मोदी को शिकस्त देना जुए शीर लाने के बराबर है, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो काशी की सियासी जंग अब बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी के कद को या उनके चेहरे को या उनकी मकबूलियत को क्या इतनी आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। हालांकि जिस तरह से फैसला समाजवादी पार्टी ने किया है या एसपी बीएसपी गठबंधन ने जो फैसला किया है, यह बड़ा चौंकाने वाला फैसला भी है, लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि अब तेज बहादुर के सर पर गठबंधन का हाथ है। क्या इसका फायदा या इसका कितना फायदा तेज बहादुर उठा पाएंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। और प्राइम डिबेट में भी हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तेज बहादुर पीएम मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं काशी में। इसी को हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रौली तिवारी मिश्रा हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा शंकर पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी लेफ्ट लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में।
और डॉक्टर संदीप कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम पैनलिस्ट और मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं रॉली तिवारी मिश्रा आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले आपसे जो डिबेट मेरी हुई थी आप काफी नाराज हुई थी कि आपको आखिर में मौका मिला। मेरा पहला सवाल यही है कि रॉली मिश्रा, क्या आप लोगों ने फैसला करने में बहुत देरी कर दी? हालांकि जो फैसला अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी का है बड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। जब पिछले आप कुछ महीनों से देख रहे होंगे कि देश का घटनाक्रम वहां पहुंच गया था, जहां पर झूठे और छद्म राष्ट्रवाद की बात करके भारतीय जनता पार्टी, उसके जो सरदार थे, वो कहीं ना कहीं भारत की करोड़ों जनता को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा ये फैसला हुआ, और मैं भी इस फैसले की साक्षी रही। मैं इस बात पर भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूं कि जिस समय तेज बहादुर जी का फैसला हुआ मैं वहां पर थी। और अच्छी बात है कि हमने एक सही, जिस व्यक्ति ने 20 साल अपने जीवन के सरहदों पर गुजार दिए, उस सरहदों की मैं खुद गवा रही हूं, क्योंकि मैं खुद एक फौजी परिवार से आती हूं, तो मैं जानती हूं कि एक फौज का परिवार, एक फौजी का परिवार कितनी तंग परिस्थितियों में इस देश में रहता है, कितनी ज्यादा वो इस देश के लिए कुर्बानी देता है। और एक फौजी ही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके पत्नी, बच्चे, माता पिता अपना जीवन दांव पर लगा करके अपने बेटे को फौज के लिए भेजते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन रॉली मिश्रा जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी ने एक बीएसएफ जवान को टिकट देकर क्या राष्ट्रवाद की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी कर दी? क्या यही राष्ट्रवाद है असली? देखिए, राष्ट्रवाद की जिम्मेदारी तो अबू साहब, हम जीवन के मरण के अंतिम चरण तक हम अपनी मातृभूमि से ऋण नहीं हो सकते, उसका ऋण हम नहीं उतार सकते, कोई पार्टी उसका ऋण नहीं उतार सकती, इस देश का कोई भी व्यक्ति उसका ऋण नहीं उतार सकता। मातृभूमि सबसे बड़ी है, ये धरती सबसे बड़ी है, ये देश सबसे बड़ा है, ये राष्ट्र सबसे बड़ा है। लेकिन अब बात जब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लड़ाई की आती है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, और तमाम लेफ्ट की पार्टी, आम आदमी पार्टी एक बड़ी मात्रा में वोट का हिस्सा अरविंद केजरीवाल 2014 में लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्होंने भी कहीं इस जवान को अपना समर्थन दिया, हमारी पार्टी को अपना समर्थन दिया है, हमारे पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं तेज बहादुर जी के साथ है। लेकिन आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये भी बता देना चाहती हूं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सुपर सलार लगे हुए हैं कि किसी भी तरह तेज बहादुर का जो पर्चा है उसको निरस्त कर दिया जाए। आज भी उनको एक नोटिस दिया गया है और उनसे कई और तथ्य मांगे जा चुके हैं। लेकिन हमने आज ये बात यहां पर दिखा दी है, एक आम आदमी को वो टिकट देकर के हमने बता दिया है कि ये जो लड़ाई है वो राजा की लड़ाई, एक तानाशाह की लड़ाई एक आम आदमी के साथ है, एक आम सैनिक के साथ है, उस सैनिक के साथ है जिसने जीवन के 20 साल इस देश की सरहद को बचाने के लिए दे दिए। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई अच्छा जवाब आपके पास होगा रॉली मिश्रा का। लेकिन जो बात यहां पर रॉली मिश्रा कह रही हैं कि एक आम आदमी को मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने, मुझे तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इस बार बनारस की लड़ाई में नहीं है, वो काम भी अखिलेश यादव ने कर दिया है। लेकिन जो इनका सवाल है कि एक तानाशाह के सामने एक आम आदमी को इन्होंने मौका दिया है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जवाब अच्छा हो और आपको भी अच्छा लगे। देखिए, हमारी बहन ने कहा, अभी छद्म राष्ट्रवाद की बात इन्होंने करी। मैं सबसे पहले मैं इनको नमन करूंगा क्योंकि ये फौजी परिवार से आती हैं। अब मैं, क्योंकि जो सामने जिनको टिकट दिया है तेज बहादुर जी को, मैं उन पे कोई इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ मेरे सवाल हैं। और मेरी बहन भी फौजी परिवार से हैं, ये भी जानती हैं। आप बताइए कि बीएसएफ की लगभग इस वक्त जो बॉर्डर पे लगी हुई बटालियन है वो 150 से 200 के बीच में है, और एक बटालियन में मेरी बहन, मुझे मालूम है, आप भी जानती होंगी, 500 से ज्यादा फौजी होते हैं। आप बताइए कि क्या जो प्रॉब्लम तेज बहादुर ने फेस करी थी, जो इश्यू लेके आए थे, वो और लोगों को दिखाई नहीं दी, सिर्फ तेज बहादुर को दिखाई दी गई। तेज बहादुर जी
3 बार उनके खिलाफ सेना ने कार्रवाई करी, चौथी बार जब वो अपने आप को सही प्रमाणित नहीं कर पाए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मैं इसलिए यह बताना चाहता हूं कि बहुत अजीब सा माहौल हिंदुस्तान का होता जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने जब जिसको उन्होंने टिकट दिया वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, एक ऐसे आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे भारत के मुखिया हैं, इस 1.25 अरब जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो रोड शो किया था, आप सबने, अबू हुरैरा साहब, मैंने और जितने पैनलिस्ट हैं सबने देखा था। उसी दिन बनारस के लोगों ने फैसला कर दिया था, पूरी काशी नगरी बम बम बोल रही थी। उस दिन काशी नगरी के एक एक सड़क पे, एक एक छज्जे पे, एक एक छत पे कहीं कोई पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अपने गिरहबान में झांकना चाहिए। और मेरी बहन ने एक बात कही है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं, हाँ ले लीजिएगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपको बिल्कुल सुनूंगा। निर्वाचन अधिकारी ने जो आज फैसला लिया है, उसमें जो पहला पेपर ऑफ सेट जब इन्होंने निर्दलीय एज ए प्रत्याशी वहां जमा किया था, उसमें उन्होंने लिखा था सेना से बर्खास्त हैं। अब जो उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना पेपर जमा किया है, उसमें वो कॉलम छोड़ दिया है। तो उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर वो कॉलम क्यों छोड़ा, क्यों झूठ बोला उन्होंने। एक तरफ वो जब 30 सेकंड दे रहा हूं जवाब के लिए, दूसरे सेट ऑफ पेपर मुझे फिर उमाशंकर के पास जाना, टेक्निकल जो गड़बड़ है। जी ठीक है, रॉली मिश्रा जी। देखिए, इन्होंने कहा कि किस प्रकार से कितने जवान सैनिक रहते हैं, मैं भी जानती हूं। कहीं ना कहीं सभी आदर्शों पर चलते हैं और सेना के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है अनुशासन। अबू जी, आप भी इस बात पर सहमत होंगे कि इस देश में आज जबकि लोग सब पर उंगली उठा सकते हैं, पत्रकारों पर उठा देते हैं, नेताओं पर उठा देते हैं, प्रशासनिक अमले पर उठा देते हैं, लेकिन इस देश में आज भी सेना पर उंगली उठाने का अधिकार न किसी को दिया गया है और न ही इस देश की जनता उस चीज की स्वीकारोक्ति करती है। सबसे बड़ी बात यह कि इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, संवैधानिक अधिकार सबका है। अगर ये संवैधानिक अधिकार नहीं होता तो जिस जगह पर मैं बैठी हूं वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कई मामलों में निरुद्ध हैं, वहां के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी कई मामलों में निरुद्ध है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी एक बार कोर्ट ने तड़ी पार का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो कुल मिलाकर के ऐसी पार्टी, बिल्कुल ये तो हकीकत है कि अगर साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ सकती है तो फिर तेज बहादुर क्यों नहीं? साध्वी प्रज्ञा अगर चुनाव लड़ सकती है तो तेज बहादुर क्यों नहीं है? तो तेज बहादुर क्यों नहीं लड़ सकते? जी जिलानी साहब, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है कि उन्होंने यासिर जिलानी, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। जी रॉली जी, बात हो गई आपकी। जी यासिर जिलानी 10 सेकंड आपको। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संवैधानिक ताकत दी है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, जो कानून दिया है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं और तमाम लोग करते हैं। मैंने तेज यादव के बारे में जो बात बताई, उनसे सिर्फ पूछ लीजिए, रोली मिश्रा से, कि क्या कल जो वो पेपर उन्होंने दाखिल किया है और उसमें 2 जगह गड़बड़ कर दिए, उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर उसमें, और उन्होंने क्लियर आज कह दिया है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उनका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। अब रोली मिश्रा जी ने तमाम हमारे जो इस वक्त मौजूदा नेता हैं उनके ऊपर लगा दिया। उन्होंने नहीं बताया कि मुलायम सिंह यादव पे भी तरह तरह के केसेस रहे हैं, अखिलेश यादव पे केस है, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कैसे कैसे केसों में जेल गए हैं। ये भारत ये मसला तो देखिए 1-2 दिन के बाद नहीं हो सकता। ये मसला इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है मसला। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा तो ये देख लिया जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या वो सबूत जुटा पाएंगे, क्या उस नोटिस का जवाब दे पाएंगे? यासिर जिलानी साहब, क्या वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस का सही जवाब दे पाएंगे? तो देखने लायक होगा। इस पर हम बाद में भी बात कर लेंगे। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। लगातार हमारी चर्चा चल रही है। मैं उमाशंकर पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। उमाशंकर पांडे जी, जिस तरह से काशी की जो सियासी लड़ाई अचानक जो बदल गया है, जो मंजर जो यहां का है, जो तस्वीर जो है वो अचानक बदल गई है। अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को भी अपने जो उम्मीदवार है उसे हटा लेना चाहिए तेज बहादुर के हक में। देखिए आबू जी, लोकतंत्र में सबको
चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी पार्टियों के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो किसको चुनाव लड़ाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को हटा लेना चाहिए, ये तय करने का निर्णय सिर्फ कांग्रेस के पास है, किसी और के पास ये निर्णय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है और मजबूत कैंडिडेट, 5 बार के वो एमएलए रहे हैं अजय राय जी, और पूरी ताकत के साथ वो बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो आपके बहस का आज का मुद्दा है, एक बात तो आज ये जरूर समझने की है कि तेज बहादुर जी को समाजवादी पार्टी ने अगर उतारा है तो वो उनका अपना अधिकार है। एक बात जो अबू जी महत्वपूर्ण है कि उन लोगों के बारे में आज जरूर चर्चा होनी चाहिए कि लोकतंत्र और आजादी के बाद पहली बार सेना का चुनाव में जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आने वाले लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आप देखिए कि जिस तरीके से इस देश में पुलवामा के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में आप याद करिए कि एयर स्ट्राइक के बाद देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में चुरू में रैली को संबोधित करने गए थे तो उनके मंच के पीछे सेना की फोटो लगी हुई थी। ये आजादी के बाद इस देश में पहली बार हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्ती की है। देखिए, उस पर उमाशंकर जी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्ती की है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि फौज का एक जवान मैदान में है, क्या जिस जवान की कांग्रेस भी बात करती है, जवानों की कांग्रेस भी बात करती है, कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है उमाशंकर जी जवानों के साथ आने का। देखिए, ये इस प्रश्न को आप इस तरीके से समझिए कि क्या सेना का राजनीतिकरण होना चाहिए। अगर सेना का राजनीतिकरण होगा तो निश्चित रूप से आने वाले लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं इस बात को इसी रूप में ले रहा हूं और मैं इसी रूप में कह रहा हूं जिस बात को मैं कहना चाहता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा है, उनका अपना निर्णय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार सेना के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लोकतंत्र में उमाशंकर जी सिर्फ बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब यूपी गठबंधन में एसपी बीएसपी गठबंधन ने तो जवान को ही उतार दिया है। व्यक्ति सर्वोपरि उमाशंकर जी, एसपी बीएसपी गठबंधन ने तो एक जवान को ही अब मैदान में उतार दिया है, चुनाव के मैदान में। तो अब इस पर क्या आप देखते हैं कि बीजेपी की तरह से समाजवादी और बीएसपी भी इस पर सियासत कर रही है? जिस राजनीतिकरण की आप बात कर रहे हो उमाशंकर जी, वही तो अब समाजवादी पार्टी भी कर रही है। नहीं, देखिए, ये तब लागू होती ये बात कि तेज बहादुर अगर सेना में होते तो मुझे लगता है कि ये बात पूरी तरीके से फिर लागू होती कि समाजवादी पार्टी भी जो है वो सेना का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन आज चूंकि तेज बहादुर सेना में नहीं है तो मुझे लगता है ये आरोप अनुचित होगा। लेकिन आज कुछ लोग जो चौकीदार बने टहल रहे हैं, आज उनको ये तय करना है कि चौकीदार के पक्ष में, सेना के पक्ष में जिनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री जी अपनी दावेदारी को कैंसिल करके कहीं और जाएंगे चुनाव लड़ने? ये कांग्रेस से प्रश्न नहीं है। उमाशंकर पांडे जी, आप उसके साथ देने के लिए उसका अपना उम्मीदवार हटाने के लिए तैयार नहीं, और आप चाह रहे हैं कि पीएम मोदी वहां से स्किप कर जाए, आप चाह रहे हैं कि मोदी जी वहां से हट जाएं, आप कांग्रेस के उम्मीदवार को हटाने की बात नकार रहे हैं। उमाशंकर जी, ये तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है उमाशंकर। आप कांग्रेस को उम्मीदवार हटाने पर आप एक तरह से उसे नकार रहे और आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी को वहां से हट जाना चाहिए। मैं यही तकाजा है। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, अब देखिए, कांग्रेस को जब तक बीजेपी जवानों पर या सेना पर सियासत कर रही थी नजर आ रहा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी या बीएसपी जिस तरह से तेज बहादुर को लाई है तो उसमें अब वो तर्क निकाल रहे हैं। देखिए, इसमें तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तर्क नहीं है, केवल कुतर्क है। देखिए, समाजवादी पार्टी को आज प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सबके सामने है। वहां जिनको प्रत्याशी बनाया था वो कांग्रेस से आई थी और उन्होंने फिर चुनाव लड़ने से मना कर दिया।
जब मना कर दिया तो जिसका नॉमिनेशन था उसमें से ढूंढ के उनको बना दिया कि ये हमारे प्रत्याशी हो गए। इसमें कहीं कुछ नहीं है। काशी की जनता ने, सम्मानीय जनता ने, काशी वासियों ने तय कर दिए कि उनके अगले सांसद कौन होंगे और पूरी तरीके से कर दिया। सबने देख लिया, सबने देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया कि काशी को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का काम कौन कर रहा है। तो काशी आज आध्यात्मिक राजधानी बन रही है। नहीं, लेकिन चंद्रमोहन जी तेज बहादुर कह रहे हैं कि अब असली चौकीदार का मुकाबला नकली चौकीदार से है। देखिए, पिछली बार अरविंद केजरीवाल आए थे, अब ये आ गए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अंतर नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल भी आए थे, खूब शोरगोल हुआ था तमाम दुनिया के। आप ये बताओ, जिस व्यक्ति ने कल तक जो व्यक्ति अपना नामांकन किस रूप में कर रहा था, अब जब समाजवादी पार्टी के पास में कोई विकल्प नहीं बचा, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। तो आज जिस स्थिति में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो सबके सामने है कि कहां पर खड़े हुए हैं। केवल समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की सी कैटेगरी की पार्टनर भर रह गई है आज कांग्रेस पार्टी। वो कोई बड़ी पार्टनर नहीं है। अब जिस तरीके से सारे कैंडिडेट, चाहे रामपुर से लेकर सभी जगह जो प्रत्याशी प्रदेश भर में कांग्रेस ने उतारे हैं, वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए उतारे हैं। उनकी सहूलियत को ध्यान में रख के उतारे गए, चाहे मेरठ हो, चाहे कोई भी हो, आगे भी बढ़ते चले जाओ, वो केवल उनकी सहूलियत के लिए उतारे गए, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, आज देश पूरी ठीक है, मुझे प्रोफेसर दिनेश के पास भी आना है। रॉली मिश्रा, जल्दी से जवाब दीजिए, पूरे देश भर में हो रहा है। रिएक्शन देखिए, बड़ी चंद्रमोहन जी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास विकल्प नहीं है। 5 बार जो 4 बार जो लोग उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुके हैं, 4 बार बसपा शासन कर चुकी है, 4 बार समाजवादी पार्टी शासन कर चुकी है, उसको ये विकल्प की बात कर रहे हैं। आज इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है, जो सेना का नाम ले लेकर मोदी जी और इनके प्रवक्ता चैनलों पर बैठ करके सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगने का जो काम कर रहे थे, ये लोग सफाई कभी नहीं दिए कि पुलवामा में कितने 40 जवान हमारे शहीद कैसे हो गए। और मैं आपको एक और बार बता दूं, अर्धसैनिक बलों को आज भी शहीदों का दर्जा इनकी सरकार ने नहीं दिया है। जो बीएसएफ का जवान वहां लड़ रहा है, चाहे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, इनके जवानों का आज तक शहीद का दर्जा भी इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया है। और समाजवादी पार्टी ने इतनी देर क्यों की? तेज बहादुर को पहले ही उम्मीदवार बनाया जा सकता था। जब इतनी फिक्र समाजवादी पार्टी को थी, जब इतनी फिक्र समाजवादी पार्टी को जवानों की थी, तो पहले क्यों उम्मीदवार नहीं बनाया गया? पहले शालिनी यादव को आप लेकर आते हैं। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी क्या? किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी क्या तेज बहादुर को, जो कल तक समाजवादी पार्टी में नहीं थे? आज आपके पास अब आप व्यस्त हो गए हो, आपका मजबूरी समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम राजनीति करें तो हम सारी चीजें बता करके करें। बहुत समय तक प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, घोषणा नहीं थी कि बनारस, दिनेश वार्ष्णेय जी, लेफ्ट ने यह ऐलान किया है कि वो सपोर्ट करेगा एक तरह से तेज बहादुर का। अब एक अच्छा मौका है, और अब कहा यह भी जा रहा है, जिस तरह से मेरा भी कांग्रेस से भी सवाल था कि कांग्रेस के पास भी एक अच्छा मौका है, लेकिन लेफ्ट ने यहां पर पहल कर दी है कि तेज बहादुर को सपोर्ट करेंगे बनारस में। देखिए अबू जी, सीधी सादी बात है, ये राजनीतिक मामला है लोकसभा चुनाव लड़ना, और यहाँ राष्ट्रवाद की बात जो यहाँ कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि भारत में राष्ट्रवाद कब उदय होता है? भारत में राष्ट्रवाद उदय होता है 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक, अंग्रेजों के खिलाफ। और ये तो तब अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे बीजेपी और आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सब। तो ये राष्ट्रवाद की बात तो करें ना। दूसरी बात, फिर ये भी देखना होगा कि राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक हुआ। क्या वो कॉलोनियों नहीं चाहिए? आज आप हाशिए पर हो, जीवाश्म नहीं है आपका, आप उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कुतर्क को कोई सुनने नहीं बैठा है। आप जो कुतर्क कर रहे हो, आप बीजेपी वालों के कौन कहां पर कब था? ये बीजेपी आरएसएस वालों के साथ अरे आपको मैं कह रहा हूँ, ये ज्ञान की बात को सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी आरएसएस सिर्फ अपना चिल्लाना होता है, ज्ञान की बात को सुनना नहीं होता। आप मत करिए। तीसरी बात यहाँ पे है, अभी चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत देर से प्रोफेसर जी खामोश बैठे। जनाब आली, जरा 2 मिनट चुप मैं यासिर जिलानी आपके पास जा रहा हूँ। यासिर जिलानी, मैं आ रहा हूँ।
चंद्रमोहन जी आप भी सुनिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना, या तो आप कह दीजिए कि मैं आपके बीच में बोलूंगा आगे आगे। जी दिनेश जी कंटिन्यू कीजिए। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आतंकवादी मालेगांव हमलों में आरोपित को भोपाल से चुनाव लड़ा सकते हैं। एक जवान ने अगर अपने खराब खाने के खिलाफ शिकायत कर दी, उस पर 3 केस बना के उसको सस्पेंड कर दिया। हम सब लोग जानते हैं कि मिलिट्री में डिसिप्लिनरी एक्शंस में कई जगह मिसयूज ऑफ पावर्स भी होता है। तो देश में सेनाओं का राजनीतिकरण मोदी जी ने किया है, हमने किया है। मैं उनके डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सेनाओं का कभी भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजनीतिकरण करने से देश की सेनाओं का इंटेग्रिटी एंड उस पर नुकसान होता है। और चूरू के चुनाव सभा में पुलवामा के इलेक्शन 41 शहीदों की फोटो तो मोदी जी ने बैकड्रॉप में लगाई थी, और ये इलेक्शन कमीशन को दिखा नहीं। इलेक्शन कमीशन सोता रहता है। अमित शाह के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, मोदी जी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे। इनकम टैक्स सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के यहां रेड डालेगा। वो मतलब वो टेररिस्ट प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ सकती है। योगी इस देश में चीफ मिनिस्टर हो सकता है। एक साधु एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है और वो श्राप दे सकता है। हेमंत करे तो शहीद का जवान ठीक कीजिए, इनकी जवान ठीक कीजिए। ये अभद्र भाषा ना बोले। बहादुर चुनाव नहीं लड़ सकता। चैनल पर बैठ के अभद्र अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। हेमंत करकरे की बेइज्जती किसने की? प्रज्ञा ठाकुर ने। वो आतंकवादी है। अरे वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल में है भाई। वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल पर है। वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल पर है। वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल पर है। वो चुनाव कैसे लड़ रही है? वो मेडिकल आप क्यों वैसे ही आरोप तकरीबन आपने तकरीबन हार्दिक पटेल पे लगाया, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया। मुझे ब्रेक पर जाना। डॉक्टर संदीप मैं 30 सेकंड ब्रेक के बाद भी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर संदीप मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जिस तरह से गठबंधन ने तेज बहादुर का सपोर्ट किया है, क्या आपको लगता है कि अब काशी की जो सियासत है उसमें जो समीकरण है, पॉलिटिकल समीकरण, उसमें भी एक बदलाव आप देखते हैं? सबसे पहले हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। आज ये चौकीदार वर्सेस जवान का जो इशू है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि सरकार ने ये इलेक्शन अपने विकास के एजेंडे पे ना फोकस करके, अपने एम्प्लॉयमेंट के एजेंडे पे फोकस ना करके, महिलाओं के ऊपर काम को फोकस ना करके, तमाम और इश्यूज को, फार्मर्स की कंडीशन को फोकस ना करके देशभक्ति पे फोकस कर दिया। उसी का नतीजा यह है कि आज ये चौकीदार वर्सेस जवान का इशू हो गया। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे के पूरे इसमें एक सगुफा छोड़ा कि सिर्फ हम देशभक्त, बाकी सब हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये पूरी की पूरी बहस शुरू हो गई। जबकि सरकार को अपने रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे जाना चाहिए था कि हमने देश में डेवलपमेंट के किस तरीके से आगे बढ़ाया है, हमने एम्प्लॉयमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज, जाहिर सी बात है कि अगर असल मुद्दों पर हम रहते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। डॉक्टर संदीप, लेकिन नेता ऐप के जरिए आज सर्वे में जो हमने सवाल किया था, हमारा सवाल यही था कि राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में माफी का जो मामला है, क्या कांग्रेस को इस मामले से 5वें फेज में नुकसान होगा? यह सवाल भी आपके टीवी स्क्रीन पर है और जो सर्वे हमने किया था उसका नतीजा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें 35.61% लोगों ने कहा कि इससे कोई नुकसान कांग्रेस का अगले फेजेस में नहीं होगा, जबकि 64.39% लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा। 35% लोग मानते हैं कि नुकसान होगा, जबकि 64% लोग मानते हैं कि नुकसान नहीं होगा। राहुल गांधी का जो सुप्रीम कोर्ट में माफी का मामला है, इस पर मैं इस पर चंद्रमोहन जी आपसे ये रिएक्शन लेना चाहता हूं कि राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क किया है माफी के मामले पर, उस पर 64% लोगों ने कहा है कि इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, चुनाव में जो जनता भागीदार है और इसमें जो भागीदार है तो वो कौन सी है, क्या है, इसके बारे में नहीं, लेकिन पड़ गया है असर, पूरी तरीके से पड़ गया है। लोगों ने राहुल जी को अस्वीकृत किया है, लगातार किया है, लगातार लोगों ने अस्वीकृत किया है, क्योंकि राहुल जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। अभी यहाँ भगवा आतंकवाद के जनक क्या क्या बोले चले जा रहे थे, जिन्होंने भगवा आतंकवाद गढ़ा वो लोग क्या किसको बता रहे थे, इनको जरा भी शर्म नहीं है कि क्या बोलते हैं, इनको बोलते समय कुछ नहीं, भगवा आतंकवाद ही गढ़ दिया। तो जो लोग भगवा आतंकवाद गढ़ने वाले हैं, उसके रचनाकार हैं, तो उनके क्या आप करोगे? भगवा आतंकवाद की टर्म तो आरके सिंह जी ने आपने पोल डाला, तो आपके मंत्री हैं भाई,
नहीं, लेकिन आपके चंद्रमोहन जी, चुनाव चंद्रमोहन जी के एक चीज बाद बताइए, भगवान चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी एक चीज बताइए कि आपने ऐसे शख्स को दोगलापन है, इस पर ट्रेड का मुकदमा चल रहा है, दोगलापन है, ये तो सच्चाई है चंद्रमोहन जी। वामपंथियों के दोगलेपन की ये थी। वामपंथी आज इसीलिए इस देश में अप्रासंगिक हुए, महंगाई, बेरोजगारी, इसीलिए इस देश में सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी, महंगाई, भारत के साथ में, 1000 रुपए का हो गया, भारतीयता के साथ में। ठीक है चंद्रमोहन जी, डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा। चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, चंद्रमोहन जी, इनका किसानों से डॉक्टर चंद्रमोहन, डिबेट मेरा डाइवर्ट हो जाएगा। इशू पर हम बात करें, मैं डॉक्टर संदीप आपके पास ऐसे बात मनमोहन जी मैं आऊंगा, लेकिन डिबेट पर बात करूंगा। डिबेट के बाहर बात नहीं होगी। वामपंथियों का चेहरा देखिए आप, मनमोहन जी, कितना चेहरा है इनका। चंद्रमोहन जी, भारत की जड़ों से कोई लगाव नहीं है। सॉरी चंद्रमोहन जी, डिबेट पर हम बात कर लें, जो इशू उस पर बात कर लें। ठीक है, मैं डॉक्टर संदीप इसीलिए नहीं देखिए बकवास मत कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए चंद्रमोहन जी। बकवास कौन कर रहा है? इनको बंद कीजिए। नहीं आप मेरा नाम नहीं मैं प्रोफेसर दिनेश आपको भी कह रहा हूँ, मैं डिबेट पर आना चाह रहा हूँ, मैं डिबेट पर आ रहा हूँ। सुन लीजिए, डिबेट पर आ रहा हूँ, आपके ही काम की बात हो रही है, आप प्रोफेसर को बंद करिए ना। ठीक है, मैं डॉक्टर संदीप आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संदीप, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि आवाम के जो मसले हैं, जो बुनियादी मसले हैं, जो अहम इश्यूज हैं, उन पर बात नहीं हो रही है। इस वजह से मजबूरन तेज बहादुर जैसे जवानों को चुनाव में आना पड़ा। जी, आज से पहले भी बहुत से ऐसे लोग जो आर्मी की बैकग्राउंड के रहे या आर्मी से रिटायर होके लोगों ने इलेक्शन लड़ा, पर उनको इतनी तरजीह नहीं मिली, उनको इतनी तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो रूलिंग पार्टी थी उसने इस इशू को इतना ज्यादा फोकस करके, आप देखेंगे कहीं भी आज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही, आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, महिलाओं की दशा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, दलित शोषित पिछड़े वर्ग के इश्यूज पे कोई चर्चा नहीं है। जो बार बार इशू उभर के आ रहा है वो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का इशू इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसी कारण से आज जो जवान वर्षित चौकीदार का इशू इतना अहम हो गया, ये उसी का नतीजा है। और जो ये इस देश की डेमोक्रेसी के लिए और या किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके की बहस बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि ये प्योरली आर्टिफिशियल बहस है, क्योंकि इससे किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का किसी तरह का भला नहीं हो सकता। और इस तरीके के सबूते सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं और बाद में ये सब लोग वाकई में बनारस में जो बीजेपी का दाव था उसे उल्टा पड़ गया है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी, इस वजह से तेज बहादुर को आना पड़ा। सीधा पड़ा है। इनको ये जानकारी नहीं है कि श्रीमान राजवर्धन राठौर सैनिक हैं कि क्या है, इनको नहीं जानकारी है। वो इस मोदी सरकार में मंत्री है, ये इनको जानकारी नहीं है। इनको जनरल वीके सिंह जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कहाँ की बात है? ये परेशान सैनिक नहीं है चैनल पर बैठ के। चंद्रमोहन जी, ये परेशान सैनिक नहीं है, ये सब मंत्री हैं। मैं कह रहा हूं जो भी हैं ये परेशान, ये नहीं सैनिक, क्योंकि वन रैंक, अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? वन रैंक वन पेंशन कौन लेके आया? सैनिकों को आवास कौन लेके आया? सैनिकों के पीछे कौन खड़ा हुआ? सैनिकों के सम्मान के साथ कौन खड़ा हुआ? अटल जी की सरकार थी, हमने सैनिकों के सम्मान की जो परंपरा शुरू की, सैनिकों के साथ हम खड़े रहे। कौन था वहां पर जिस समय सैनिकों के मैं उस बात को दोहराना भी नहीं चाहता, उस समय कौन किस पार्टी का राष्ट्रीय नेता था जो मोबाइल पर खेल रहा था सैनिकों के सम्मान के समय पर? तो ये सबके आप देखिए, आप बोलते रहेंगे, वामपंथियों का यही काम है इस तरीके के कुतर्क करते रहना, इनकी यही है, ये बौद्धिक जुगाली करते रहेंगे। एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात रख लीजिए अपनी। मैं रोली विषय में आ रहा हूँ, प्रोफेसर दिनेश में आ रहा हूँ, मैं 10 सेकंड में आ रहा हूँ। बीजेपी वाले अक्सर झूठ बोल देते हैं, जुमलाबाजी इसलिए कहते हैं जुमला पार्टी। देखिए अबू जी, ये इनका वामपंथियों का यही चेहरा, ये बोलते रहेंगे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई नौजवान अब वामपंथ में अपना भविष्य नहीं देख रहा है, ये वैचारिक रूप से सिकुड़ते चले जा रहे हैं। आज ये जीवाश्म बन गए। आप दूरबीन लगा के भी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वामपंथी नहीं दिखेगा। आज कोई नौजवान वामपंथ को, अरे आप नहीं, अरे आपको
आप हर चीज को, आपको तो आलोचना के लिए आलोचना करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो प्रोफेसर। आप केवल आलोचना के लिए आलोचना करेंगे। चुनाव लड़ रही है। नहीं, आप यही कहिए। आज देखिए, सैनिकों को पता है, आज आप जाकर आप यही बोलिए, अरे आप में दम है दिनेश, प्रोफेसर दिनेश, आप में दम है, वामपंथियों में चंद्रमोहन जी बात हो गई, चंद्रमोहन जी बात हो गई, आओ चुनाव के मैदान में। प्रोफेसर दिनेश, प्रोफेसर दिनेश, दिनेश साहब, प्रोफेसर दिनेश, ठीक है, चंद्रमोहन जी बात हो गई, बीच में बोलेंगे बहुत डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब हो जा रहा है। मैं रॉली मिश्रा आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर दिनेश मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर दिनेश, क्या आपको लगता है कि इंसाफ के लिए तेज बहादुर अदालत भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव को ही आखिर क्यों चुना? देखिए अबू जी, एक चीज आप सुनिए, ये डॉक्टर चंद्रमोहन ने जब ये एग्जाम्पल दिया कर्नल राठौर का या जनरल वीके सिंह का, ये ऑफिसर थे, ये कमांडिंग ऑफिसर थे, चीफ ऑफ द स्टाफ थे। इनके ऊपर वो मुश्किलें नहीं होती, मुश्किलें होती हैं जवानों की पैरा मिलिट्री फोर्सेज में और उनके खान। इसको कोई डिनाई कर सकता है कि इनके खानों में और इनके सप्लाईज में करप्शन है? इसको कोई डिनाई कर सकता है इस देश में? आज प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन का गलत प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोदी जी ने चुनाव की रैली में चूरू में 41 पुलवामा के शहीदों की बैकड्रॉप में फोटो लगा के, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया उनको, उसके बावजूद उन्होंने बंगलौर में एक रैली में कह दिया कि पहली बार वोट करने वाले क्या पुलवामा के शहीदों को या बालाकोट की एयर स्ट्राइक के लिए वोट दे सकते हैं? इलेक्शन कमीशन फिर भी चुप बैठा रहा। अरे इस देश को देश की तरह चलाओगे या सिर्फ राष्ट्रवाद देखोगे? डॉक्टर संदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि नैरेटिव को चुनावों में महंगाई, 45 साल से सबसे ज्यादा बढ़ी हुई बेरोजगारी, जीडीपी का गिरना, औद्योगिक उत्पादन का गिरना, किसानों को फसल का वाजिब दाम ना मिलना, स्वामीनाथन लागू को लागू ना करना, शिक्षा का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों के मसले तो है, लेकिन उस मसले पर बात नहीं हो रही है। मैं रॉली मिश्रा आपके पास आना चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, एक नई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली। जी, यासिर जिलानी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रॉली मिश्रा का मैं रिएक्शन ले लूं। रॉली मिश्रा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तेज बहादुर की जगह अखिलेश यादव को ही बनारस से चुनाव लड़ ले, लेकिन फिर भी पीएम मोदी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। के मामले में, मालेगांव ब्लास्ट के मामले में वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पे, रेगुलर बेल। ठीक है प्रोफेसर साध्वी प्रज्ञा टेररिस्ट दिनेश वाषण जी, मेरे ख्याल से बात हो गई, आपकी बात हो गई, मैं आ रहा हूं जी। मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर अभी चर्चा नहीं करनी कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जो दूसरे नंबर की पार्टी रही आम आदमी पार्टी, उसने समर्थन दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन है, सपा का समर्थन है और तमाम लेफ्ट के लोगों ने आज उस सैनिक को समर्थन दिया है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लोहिया जी की बात याद आती है कि हम हो सकता है दीवार न तोड़ सके, लेकिन हम दीवार में दरार पैदा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज हम कहेंगे आपसे, मैं अभी बनारस की बात नहीं करना चाहती हूं कि मोदी जी का गोद लिया हुआ गांव डुमरी भी आज रो रहा है उनके विकास के लिए। मैं ये बात नहीं कहना चाहती हूं कि बनारस में जो पुल गिरा, आज तक उसकी इंक्वायरी का इन लोगों ने कोई इंक्वायरी करके आज तक उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं की कि उसके लोग जिम्मेदार लोग कौन है। मैं ये बात भी आज नहीं कहना चाहती कि जिस तरीके से इन्होंने हैंडलूम को पावरलूम करके हमारे हथकरघों को सड़क पर ला करके रख दिया, उनके ऊपर बिजली के इतने बिल आ रहे हैं कि आज वो रो रहे हैं। मैं ये बात भी नहीं कहना चाहती कि तमाम मंदिर आज बनारस में ऐसी जगह पर उपेक्षित पड़े हैं जिसके नाम पर ये वोट मांगे रहे थे। मैं आज ये बात भी नहीं कहना चाहती कि गंगा मैया का तट, और जिस गंगा मैया की बार बार प्रधानमंत्री सौगंध खाते हैं, वही गंगा मैया आज भी अविरल नहीं हुई है बनारस में। लेकिन उन सबके बाद में ये बात कहना चाहती हूं कि आज तो भारत के प्रधानमंत्री को जो कहीं पर पुलवामा शहीदों के नाम पर, इस देश की सेना के नाम पर वोट मांग रहे थे, उनको आगे आकर के कहना चाहिए था कि चलो मैं अपनी ये सीट छोड़ देता हूं, मैं समर्थन करता हूं इस सैनिक का, और वो बड़े बन जाते हो तो वैसे ही बहुत बड़े हैं। एक सैनिक उनसे लड़ रहा है, एक बहुत छोटी बात में लड़ रहा है, एक बहुत छोटा इंसान लड़ रहा है, और यही इसका जवाब आपकी दे दीजिए होती है कि हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी कोशिश। ठीक है, बिल्कुल। यासिर जिलानी साहब, क्या वाकई में अभी कांग्रेस से उमाशंकर पांडे भी यही बात कह रहे थे कि अगर पीएम मोदी को जवानों की इतनी फिक्र थी तो सीट अपनी बदल लेनी थी, बनारस की सीट छोड़ के चले जाना था यहां से? देखिए, कांग्रेस तो हास्यास्पद बात करने के लिए आजकल जानी जाती है, तो कांग्रेस का कोई
इस तरह की बात करने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। वो जानते हैं कि ना तो उनके पास नीति है, ना नियम है, ना वो क्या चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है। पूरे भारत में उन्होंने एक महागठबंधन खड़ा करने की तैयारी करी थी जिसमें वो पहली बार फेल हो चुके। मैं एक बात और, एक एक लोगों का मुझे अगर 1 मिनट पूरा दे दें तो मैं पूरी बात बता दूं। प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब अभी जिस तरह की बात कर रहे थे, मुझे हैरानी हो रही है कि ये राष्ट्रवाद और सेना की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1962 की चाइना युद्ध में चाइना की घुसपैठियों के तौर पे इन लोगों ने पूरी जिंदगी भारत के अंदर गुजार दी। भारत का जनमानस जानता है कि इनका काम सिर्फ भारत के खिलाफ विद्रोह करने के अलावा कुछ नहीं रहा है, और ये हमेशा से जो सत्ता में रहते हैं उनकी खिलाफत छुप छुप के करते हैं। जैसे इन्होंने जब चाइना वार हुआ था तो इन्होंने खून तक देने का काम चाइना के सैनिकों ने, इन्हीं कम्युनिस्टों ने किया था। ये भी भारत जानता है। अब आप आइए, हमारे एक और श्रीमान पैनलिस्ट बैठे थे जिन्होंने कहा कि इस वक्त का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं बदला जा रहा है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने सेना की आदम में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1962 में अरे ये आप हमले का विरोध किया था और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में 2 टुकड़े हो गए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, अरे आप गलत कह रहे हैं। आपकी और मेरी कई बार डिबेट हो चुकी है। आप मेरी बात देखिए, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, हम जो आप झूठी बात नहीं करते। नहीं, अब मैं मार्क्स और लेनिन की, मैं लेनिन और मार्क्स की किताब नहीं पढ़ता हूं। मैं मार्क्स और लेनिन की किताब नहीं पढ़ता हूं। मोबाइल अब देखिए मैं मार्क्स और लेनिन की बात नहीं करता हूं। मैं भारतीय, शुद्ध भारतीय जो लेखक हैं, उन्होंने जो इतिहास लिखा है, उनकी बात करते हैं। आप गलत बात मत करें। कम से कम आप संजीदा व्यक्ति हैं, सुनने की साहस रखें। आपने बोला था, मुझे लग रहा है वार्ष्णेय साहब, आपने बोला था, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। देखिए आप जुनैद का क्या हुआ, पहलू खान का क्या हुआ, मैं इस इशू पे देखिए मेरे, आप चुनावों में उस पे क्यों नहीं बोलते हो? और आप उस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जो सेना के लोगों को कहता है कि सेना जो सवाल प्रोफेसर दिनेश उठा रहे हैं कि आखिर जो मुद्दे उन पर बात क्यों नहीं हो रही है, जो गरीब के मुद्दे, जो किसान के मुद्दे, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? मैं उमाशंकर जी में आ रहा हूँ। बताओ, ठीक है प्रोफेसर दिनेश, ठीक है एक एक करके बात कीजिए। मैं सबके पास आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, मैं सबके पास आ रहा हूँ। देखिए अगर प्रोफेसर दिनेश की बात हो गई, आपकी बात देखिए, जब मैं बोल रहा था हो गई, मैं ये लोग बोल रहे थे, अरे वार्ष्णेय साहब चुप हो जाइए। मैं जिसके पास जा रहा हूँ वार्ष्णेय साहब चुप हो जाए। मैं झूठ बोलते हैं, दे रहा हूँ, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। जी डॉक्टर जिलानी जी देखिए, मैं मुद्दों पे आना चाह रहा हूँ। अगर इस वक्त हम सेना के अदम्य साहस और शहर, मैंने नोट नहीं कमाए, मेरे 50,000। अरे आप झूठ बोलते हैं, उसी का ऑडियो दिया जाए। कम्युनिस्ट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एक करके आप लोग बात कर लीजिए, एक करके बात कर लीजिए, एक करके। यासिर जिलानी, सवाल ये गरीबों के या बेरोजगारी, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? आप पुलवामा और बालाकोट की बातें क्यों कर रहे हैं? या आपने की है? आप इनको चुप कराइए, उस पर भी बात कर लेता हूं। आप इन्हें चुप कराइए। ये जब मैंने सच बोल दिया ये बौखला गए। मैं अब आ रहा हूं। देखिए इस वक्त मौजूदा सरकार 2014 से 2019 तक लगभग 126 योजनाएं, जिसमें हर वर्ग को, चाहे वो कानून के तौर पे इजाजत नहीं है मिलिट्री। अरे प्रोफेसर साहब चुप हो जाएं, बोलने की बीमारी हो गई है आपको, और कुछ नहीं। अबू जी ये जानना चाह रहे हैं थोड़ा अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, मैं उमाशंकर पांडे, सिर्फ उमाशंकर पांडे की आवाज मुझे चाहिए बस। उमाशंकर पांडे जी, आप नाराज हो रहे थे, लेकिन उमाशंकर पांडे, क्या एक अच्छा मौका नहीं अगर सारे लोग एक साथ एकजुट आप लोग आते और एक पीएम मोदी को वहां पर आप लोग घेर सकते थे, बीजेपी को घेर सकते थे, जो अब से ही दावे करने लगी है कि जीत तो पक्की है, अब नजर उनके रिकॉर्ड पर है। बनारस में इस बार बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। हार जाएगी बीजेपी बनारस में। देखिए, इनको लोकतंत्र से ज्यादा किसी और बात पे भरोसा है, तभी इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। लेकिन जनता बेहद सतर्क और सजग है इस बार। वो दान करने नहीं जा रही है, वो मतदान करने निकलेगी इस बार।
और उस मतदान की आंधी में भारतीय जनता पार्टी उड़ जाएगी, इनका अहंकार भी साफ हो जाएगा। नहीं आप देखिए, तो यहाँ पर बीजेपी से मुकाबला कौन करेगा? उमाशंकर, कांग्रेस के तेज जो इस वक्त विकास हुआ है खास करके बनारस में, मैं उस पर चर्चा कर लूं। कांग्रेस पार्टी अबू जी अपना चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ फ्रंट फुट पे लड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चंद्रमोहन जी को खुश होने की जरूरत नहीं है, आप नतीजे 23 को देखिए। और अगर महागठबंधन ने 2 सीट वोट नहीं किया होता इन्हें, वहां कैंडिडेट नहीं उतारा होता, तो ये रायबरेली और अमेठी भी चुनाव हार जाते। अरे श्रीमान जी, रायबरेली और अमेठी भी आप हार जाएंगे अगर दान में आपको 2 सीट दान में दे दिया है, 2 सीट दान में दे दिया है। एक एक करके बात कीजिए, बहुत देर से एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कीजिए। हमारे नाजरीन तक कोई डिबेट से कुछ निकल कर नहीं जाएगा। एक एक करके बात कीजिए। मैं डॉक्टर संदीप एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ठीक है? उमाशंकर मेरे ख्याल से बात हो गई, उमाशंकर की बात हो गई। रॉली मिश्रा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रॉली जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैंने बहुत मौका आपको दिया। मैं डॉक्टर संदीप आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संदीप, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि तेज बहादुर के आने से क्या मोदी जी का गणित बिगड़ेगा या गणित कितना बिगड़ेगा? बेसिकली इसमें गणित बिगड़ने वाली कोई इतना विशेष बात नहीं, रिजल्ट जहां तक है सारी चीजें क्लियर हैं। बट राजनीति में हर चीज का और रणनीति, ये एक जहां तक महागठबंधन की बात है उसकी एक रणनीति का पार्ट है। वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे। जिस तरीके से सरकार ने एक एजेंडे को बहुत प्राइम रूप से रखा था कि जो राष्ट्रभक्ति के इशू को बार बार, सेना के इशू को बार बार वो आगे लेके आ रहे थे, उसी को काउंटर करने के लिए उनकी रणनीति का एक पार्ट है। इसमें हार और जीत पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सा प्रभाव पड़ेगा, बट ये एक सिंबॉलिक पूरी की पूरी डेमोक्रेसी में अपने आप में एक मैसेज जरूर छोड़ेगा। क्योंकि जहां तक राजनीति की बात करते हैं, इन सिंबल्स का, इन गेस्चर्स का अपने आप में बहुत जरूरी एक मैसेज जरूर कन्वे करते हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, जिस सेना की या सेना के जवानों के सम्मान की बात करते हैं, वही सेना का जवान अब मोदी जी के सामने होगा। आप एक जवाब ले लीजिएगा। चंद्रमोहन जी, मैं आ रहा हूं। रॉली जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, भारत है, देखिए जी, देखिए अबू जी, भारत है और भारत में सभी लोग, कोई ना कोई किसान भी है, मजदूर भी हैं, सभी लोग हैं और सब लोगों को भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो ये समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी की रुचि अगर इसमें होती तो कन्नौज से चुनाव लड़ा देते, क्यों नहीं लड़ाया? समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। नहीं तो अब यहाँ पर बीजेपी का सैनिक सम्मान, सैनिक जवान सम्मान कहां चला गया? चंद्रमोहन जी, ऐसा एक परेशान सैनिक सामने है मोदी जी के। सैनिक सम्मान है बीजेपी नहीं है ना। बीजेपी का सैनिक सम्मान एकदम स्पष्ट है। बीजेपी सेना के नाम पर केवल वोट चाहिए। अरे आप सेना के नाम केवल बांटने के नाम पर आपको केवल राहुल पर इनको केवल वोट चाहिए। आपको गंगा मैया के नाम पर चाहिए, आप केवल सिखों ठीक है रॉली मिश्रा, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे फिर माइंड करना है। रॉली मिश्रा जी चाहिए, इनको हमको रॉली मिश्रा जी पर चाहिए, हमको मजदूर के नाम पर चाहिए। हमने किसान के लिए, मजदूर के लिए चाहिए, हमने कल्याण ठीक है चंद्रमोहन की बात हो गई, चंद्रमोहन की बात हो गई। उमाशंकर, मैंने आपको भी टाइम दे दिया। रॉली मिश्रा राहुल गांधी के नाम पर ठीक है, सिर्फ रॉली मिश्रा का ऑडियो दीजिए बस जी, सिर्फ रॉली मिश्रा का ऑडियो दीजिए। ठीक है उमाशंकर जी बात हो गई, उमाशंकर जी, चंद्रमोहन जी बात हो गई। सुन लीजिए अबू भाई, रॉली मिश्रा 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। ये बात कहा कि महागठबंधन ने 2 सीटें महागठबंधन ने कांग्रेस को दान में दे दी। यानी यहाँ इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि कमेटी और रायबरेली कांग्रेस जीत रही है, ये इन्होंने कह दिया। दूसरी चीज मैं इनका बड़ा धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने ये कहा कि महागठबंधन ने सीटें दान में दे दी। तो आज महागठबंधन इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली है, इतना लाजवाब बना है कि वो सीटें भी दान में दे रहा है लोगों को। तो ये हमारे लिए लेकिन डिबेट से निकल कर ये आ रहा है कि सियासत फौज के नाम पर, ये फौज के नाम पर, जवानों के नाम पर कम से कम सियासत
होनी चाहिए, ये सियासत फौज के नाम पर नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अब मुकाबला जो बनारस का वो बहुत दिलचस्प है। अब 23 तारीख को नतीजे क्या होंगे ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर पांडे मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी शुक्रिया, रौली तिवारी मिश्रा जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, यासिर जिलानी साहब और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।